हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको आगे की क्लासेस क्लासेस में भी काम आता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूं ए और बी मिलकर एक नया पदार्थ ए बी बना देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और जो नया पदार्थ बनेगा उसके भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि कोई अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, है ना। हमारे आसपास बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में। तो अगर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो कि वो ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाए, ठोस से गैसियस अवस्था में बदल जाए। जैसे जल है, जल को अगर हम गर्म करते हैं, हीटिंग देते हैं, तो वो वाष्प में बदल जाता है। जल को अगर कम ताप पर रखते हैं तो वो ठोस में बदल जाता है, बर्फ बन जाती है ना फ्रिज में रखने पर। तो अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन आ जाता है। रंग में परिवर्तन, आपने लोहे पर जंग लगती हुई देखी होगी, उसमें उनका रंग परिवर्तित हो जाता है। गैस निकलती है, किसी प्रकार की गंध निकले, या अवक्षेप प्रेसिपिटेट्स अगर बनते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं हो रही है। आप भोजन लेते हो, भोजन का पाचन होता है। आपने जैव प्रक्रम में पढ़ा है कि भोजन का पाचन किस प्रकार से एंजाइम की सहायता से होता है ना। लोहे पर जंग लगने का मैंने अभी आपको उदाहरण बताया। और इसी प्रकार दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है, वो भी लैक्टोबैसिलस की मदद से होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की मदद से होती है। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनको एक विशेष प्रकार के समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी हैं उनको, उसमें पदार्थ लेने वालों, जो पदार्थ उस रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे हैं, उनके रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो ये क्या हो गई, एक रासायनिक समीकरण हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बनाएंगे, CH4 का निर्माण होता है। तो क्योंकि हम रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं भाग लेने वाले पदार्थों के, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, तो अब इस प्रक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक या रिएक्टेंट कहा जाता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। और जिनका निर्माण होगा, जिस नए पदार्थ का निर्माण होगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या उसके परिणाम स्वरूप, तो वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो Mg प्लस O, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये अभिकारक है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए। और एक तीर का निशान बीच में लिखा जाता है, बनाया जाता है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए। और जो उत्पाद बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है यहाँ पर, वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है, अभी भी मैंने आपको बताई, अभिकारकों और उत्पादों के बीच में तीर का निशान लगाते हैं। मैग्नीशियम था हमारे पास जो अभिकारक था, रिएक्टेंट था, और ऑक्सीजन ये दूसरा रिएक्टेंट था। ये लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर लिखे जाते हैं। और जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इस अभिक्रिया में जो बन रहा है, उसको दाईं ओर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और दोनों के बीच में तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, तो इन दोनों के बीच में पॉजिटिव का निशान, जिससे पता चलता है कि दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में बनाया जाता है। यहां पर तो हमारा एक ही उत्पाद है, या मान लो
C6H12O6 है, इससे CO2 प्लस H2O बन रहा है ना। तो दो उत्पाद बने तो उनके बीच में भी जमा का निशान प्लस का निशान होगा। और जो तीर का सिरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तीर का सिरा किसकी तरफ होगा? उत्पाद की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, जो कि अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर राइट हैंड साइड पर जो अभिक्रियाएं हैं वो समाप्त होती है। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए, अब तीन प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। ऐसा ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ उनका नाम लिखा हो गया हो, जैसे मैं कहूं कि सोडियम प्लस क्लोराइड मिलते हैं और सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। तो ऐसी जो समीकरण है वो ढांचा समीकरण कहलाती है। अभी हमने देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देते हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। तो इसमें आपने कोई सिंबल नहीं लिखा, कोई सूत्र नहीं लिखा, सिर्फ आपने उसके नाम लिखे। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण Mg प्लस O, MgO मैंने लिख दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन हमें पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, तो यहां पर दो ऑक्सीजन हो गई, यहां पर एक ऑक्सीजन है, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, यहां पर तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मैग्नीशियम यहां पर दो हो गए, मैग्नीशियम यहां पर एक हो गया। लेकिन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणु समान हो, तो Mg प्लस O2 2MgO है, तो हमें जो अभिकारक है मैग्नीशियम उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, उसको भी बराबर करना पड़ेगा। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो ऐसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं उसका हम अभ्यास करते हैं। देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन लिखना है कि मीथेन का और ऑक्सीजन का हमने उदाहरण लिया है। मीथेन प्लस ऑक्सीजन ये क्या हो गए? हमारे रिएक्टेंट, अभिकारक हो गए, और ये मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों हमारे उत्पाद हो गए। अभी हमने देखा था अभिकारकों के बीच में भी प्लस का चिन्ह आता है और उत्पाद के बीच में भी प्लस का चिन्ह आता है। अब अगले स्टेप में हम इनके फॉर्मूलों के साथ एक बॉक्स में लिख लेंगे। तो मीथेन हो गया ये CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O। क्लियर है सबको ये बात? यहां तक कोई समस्या है किसी को? चलिए, अब दूसरे भाग में हम क्या करेंगे, ये असंतुलित समीकरण है। इस असंतुलित समीकरण में जितने भी तत्व हैं उनमें परमाणुओं की संख्या लिखेंगे हम। दूसरा हिस्सा है, दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हमने उनके सूत्र और बॉक्स बना लिए, ठीक है, शब्द समीकरण लिखा और उसके बाद उनके सूत्रों को बॉक्स में लिख दिया। अब इसमें उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या अब हम लिखेंगे। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसी प्रकार उत्पादों में भी कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? एक है, कार्बन की संख्या एक है। उत्पाद में कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। अब दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है? 4, तो हमने 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो ये असंतुलित हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 1 3। तो अब दूसरे चरण में हमने अभिकारकों में और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या लिख ली। ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। यहां तक हम पहुंच गए। अब तीसरा स्टेप, सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो परमाणुओं की संख्या उत्पाद में CH4 में हाइड्रोजन कितने? 4, सॉरी, अभिकारकों में, और उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2। तो CH4 H4 हो गए
और H2O में 2 थे, तो उसको 2 से गुणा कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हमने बराबर कर दी है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन यहां पर 4 हो गया और यहां पर भी 4, यहां पे 4 था तो यहां पे भी 2 था, लेकिन हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया। लेकिन अभी बाकी जो अभिकारक है, कार्बन इधर 1 है, कार्बन यहां पर भी 1 है, तो ये भी संतुलित हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, यहां पर 2 और 2 यहां पर हो गई, अब तो 4 हो गई। तो अब हमें अगले चरण में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना होगा। ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आप, यहां पर सिर्फ O2 था, अब हमने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया। अब अंत में दोबारा दोनों तरफ अभिकारकों में भी और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या देखते हैं। हमारे पास 3 अभिकारक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उत्पादों में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित है। कार्बन कितना हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, संतुलित। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है दूसरा, 4 है यहाँ पर, अब यहाँ पर भी 2 से गुणा करने के बाद 4 हो गया। ठीक है, ये भी सही हो गया। और तीसरे में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे अब 4 है और इधर भी 2 और 2 4। तो अब समीकरण के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए यह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाती है। फटाफट थम्स अप लिखिए, यस लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको अभी तक समझ आ गया है। अब इसके बाद कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, उनको भी दर्शाना आवश्यक हो जाता है, जैसे भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं लिखना भी बहुत जरूरी है। पहले हम इसी हमारे जो अभी हम समीकरण देख रहे थे, मीथेन हमें पता है गैस होती है, तो गैस को जी से लिखा जाता है। ऑक्सीजन भी गैस है, तो यहां पर भी जी लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जी है, लेकिन आप सोचो कि जल का अणु गैसियस फॉर्म में क्यों लिखा गया है, और साथ में हीट, हीट का मतलब है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, आगे हम पढ़ेंगे उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, जिसमें ऊर्जा निकलती है। अब जल जो है वो वाष्प अवस्था में है, क्योंकि ऊर्जा निकल रही है, इसका मतलब हीटिंग हो रही है ना। और जब जल वाष्प अवस्था में होगा या जल तरल अवस्था में होगा तो अलग अलग चीजें लिखी जाएंगी। ठोस अवस्था में होगा, बर्फ के रूप में होगा तो अलग लिखा जाएगा, बर्फ में सॉलिड एस लिख देंगे। वाष्प अवस्था में होगा तो जी लिखेंगे, तरल अवस्था में होगा तो एल लिख दिया जाता है। समझ आई बात। एक दूसरा उदाहरण और बताता हूं। हम मैग्नीशियम और ऑक्साइड की बात कर रहे थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर। अब आप देखिए, ये हवा में दहन से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। अब बाईं तरफ देखिए, मैग्नीशियम यहां पे हमने एस लिखा है, सॉलिड के लिए होता है, ऑक्सीजन गैस है, और दाईं पर तरफ राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड के दाईं ओर एस लिखा हुआ है। मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में उपस्थित है। जब मैग्नीशियम ठोस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो उत्पाद बनता है वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और विशेष परिस्थितियां होती हैं जो रासायनिक समीकरण में दर्शाई जाती हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर एल्कोहल का निर्माण करती है। ठीक है, लिकर इंडस्ट्री में ये बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। पर यहां पर आप देख रहे हो 340 एटीएम, एटीएम ये बैंक वाला एटीएम नहीं है, ये प्रेशर को दर्शाता है, दाब को दर्शा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो जो तीर के चिन्ह के ऊपर 340 लिखा हुआ है, यह बता रहा है कि विशेष परिस्थिति है कि यह प्रतिक्रिया, यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया 340 एटमॉस्फेरिक दाब पर ही संपन्न होगी। ठीक है, तो हमने स्टेप वाइज सारी चीजें डिस्कस कर ली, कैसे सिंबल्स लिखे जाते हैं, विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं, कौन कौन से चरण हैं जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है, अभी भी कोई आपके मन में कोई शंका है, तो आपको करना क्या होता है, हमेशा की तरह आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल बायो नीति पर कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर अपना डाउट पूछना है। अगर समझ आ गया है तो लाइक करना है, और अगर आपको समझ आ गया है तो दूसरों को भी समझ आए इसके लिए शेयर करना है, और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है।
ठीक है, पढ़ते रहिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ इक्वेशंस आपको पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं।